बूटी मंडेला यानी नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के मवेजो गांव में हुआ था। उसके पिता मंडेला परिवार के मुखिया गदला हेनरी थेम्बू लोगों के बड़े बुद्धिमान और सम्मानित शासक थे। थेम्बू कबीले के लोग, जिनके पुरखे अनेक वर्षों से अफ्रीका में रहते आए थे, अश्वेत वर्ण के लोग थे। लेकिन यद्यपि अफ्रीका उनका ही देश था, वे गोरे आगंतुक शासकों की दया पर निर्भर थे। इन गोरों ने, जो मुख्यतः इंग्लैंड और जर्मनी से आए थे, 1700 के दशक में उनकी धरती पर कब्जा कर लिया और उन लोगों पर प्रभुत्व जमाकर शासन करने लगे। एक बार जब एक अंग्रेज न्यायाधीश ने मुखिया हेनरी यानी नेल्सन मंडेला के पिता को एक बैल पर हुए विवाद के विषय में पेश होने का आदेश दिया तो उसने जाने से इनकार कर दिया। उसके अनुसार एक थेम्बू मुखिया का दायित्व केवल थेम्बू शासक के आदेश का पालन करना था, न कि किसी अंग्रेज अफसर का। उसकी इस अवज्ञा के कारण हेनरी को अपना मुखिया का पद त्यागना पड़ा। अपने इस मत के कारण उसे अपना जमीन और अपनी मवेशी और अपना सम्मानित पद भी खोना पड़ा। हालांकि जब यह सब हुआ, बूटी यानी नेल्सन मंडेला एक शिशु ही था, लेकिन वह इस आभास के साथ बड़ा हुआ कि उसके पिता अपने संकल्पों पर दृढ़ रहने वाले व्यक्ति थे, भले ही उन्हें इसकी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। इस घटना के बाद नजदीक के गांव कूनू जाकर रहने लगे, जहां वे अपने रिश्तेदारों के एक फार्म पर रहते थे। हालांकि कूनू बहुत छोटी जगह थी, वह बूटी को पसंद आई। उनके घर में 3 झोपड़ियां थी, जिनकी दीवारें मिट्टी के ईंटों से बनी थी और छत घास की थी। एक झोपड़ी खाना बनाने के लिए थी, एक सोने के लिए और एक खाने पीने का सामान रखने के लिए। कुर्सियां भी मिट्टी की बनी थी और चूल्हे के नाम पर मात्र जमीन में एक गड्ढा था। एक दिन बूटी मवेशी चरा रहा था और अपने सौतेले भाई बहनों और दोस्तों के साथ खेलता था। जैसा उन दिनों के अफ्रीका में रिवाज था, उसके पिता की 4 पत्नियां और 13 बच्चे थे। लड़के अपने खिलौने खुद बनाते थे, वे मिट्टी को तराश कर तरह तरह के जानवर और चिड़ियाँ बनाते थे और वे लुका छिपी और चोर सिपाही आदि खेल खेला करते थे। रात को बूटी सोने के लिए अपनी चटाई पर लेट जाता था। सोने से पहले उसके माता पिता उसे बड़ी रोचक कहानियाँ सुनाते। उसके पिता की सुनाई कहानियाँ अक्सर बहादुर योद्धाओं और उनकी लड़ाइयों के बारे में होती थी और उसकी माँ उसे थेम्बू लोगों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही लोक कथाएं सुनाई करती थीं। जब बूटी 7 वर्ष का हुआ, उसके माता पिता को लगा कि उसे स्कूल भेजना चाहिए। हालांकि हेनरी मंडेला स्वयं कभी स्कूल नहीं गया था, उसने निश्चय किया कि उसके बेटे को यह अवसर अवश्य मिलना चाहिए। बूटी के 3 सौतेले भाई पहले ही वयस्क होने के बाद घर छोड़कर जा चुके थे। इस प्रकार बूटी स्कूल जाने वाला परिवार का पहला सदस्य बन गया। पहले ही दिन अध्यापक ने सभी बच्चों को नए अंग्रेजी नाम दे दिए। बूटी घर आया तो उसने सबसे कहा कि उसे नेल्सन नाम से पुकारा जाए, जो अध्यापक द्वारा दिया हुआ उसका नया नाम था। क्योंकि स्कूल का प्रबंधन अंग्रेजों द्वारा किया जाता था, छात्रों को बताया जाता था कि अंग्रेजों के तौर तरीके यानी उनकी भाषा, इतिहास, संस्कृति और विश्वास अधिक श्रेष्ठ थे। उन्हें अपने स्वयं के रीति रिवाजों और संस्कृति का आदर करना नहीं सिखाया जाता था। लेकिन फिर भी नेल्सन को स्कूल अच्छा लगता था। उसे रोजाना नई बातें सीखने को मिलती और उसे एक तख्ती और खड़िया दी गई थी, जिसे वह उन बातों को लिख सके। 1927 ईस्वी में जब नेल्सन 9 वर्ष का था, उसके पिता का देहांत हो गया। अपने पिता को खोकर उसे बहुत दुख हुआ, जिन्होंने अपने आदर्शों और मूल्यों पर दृढ़ रहकर एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया था। हेनरी मंडेला की अंतिम इच्छा यही थी कि नेल्सन एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और एक ऐसा व्यक्ति बने जो अपने लोगों के लिए एक मिसाल बन सके। इसलिए नेल्सन और उसकी मां कूनू और उस छोटे से स्कूल को छोड़कर चले गए, जो अब नेल्सन के लिए काफ़ी नहीं था। वे पैदल ही थेम्बू राजधानी मैकेजेविन को निकल पड़े। उस समय नेल्सन के पास केवल टीन का एक बक्सा था। उसने एक पुरानी कमीज पहनी थी। उसका नेकर उसके पिता की पतलून को काटकर बनाया गया था, जिसे उसने एक रस्सी से बांधा हुआ था। उस इलाके में रहने वाले अफ्रीकन लोग मैकेजेविन को बड़ा नगर कहते थे।
और नेल्सन वहाँ की मोटर गाड़ियों, विशाल घरों, सुंदर बगीचों और फलों के पेड़ों से भरे बागानों को देखकर अचंभित रह गया। नेल्सन अपने पिता के एक रिश्तेदार सरदार के घर रहने लगा, जिन्होंने उसका अभिभावक बनना स्वीकार कर लिया था। जल्दी ही वह संकोची सा बालक एक नए जीवन का अभ्यस्त हो गया। सरदार के बच्चे और नेल्सन साथ ही साथ स्कूल और गिरजाघर जाते और आपस में काफी घुल मिल गए। नेल्सन ने स्कूल में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उसने बाद में कहा था कि इसका कारण उसका तेज दिमाग नहीं बल्कि सफलता पाने की उसकी तीव्र इच्छा थी। बड़े नगर में रहना नेल्सन को बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि यहाँ बहुत से महत्वपूर्ण लोग सरदार से मार्गदर्शन लेने आया करते थे और नेल्सन को उन्हें देखने का मौका मिलता था। इन लोगों ने नेल्सन से अफ्रीका के इतिहास और वहाँ के महान पुरुषों के बारे में बहुत बात किया करते थे। उन लोगों से जो कहानियाँ उसने सुनी वे उसे लंबे समय तक याद रही। 16 वर्ष की आयु में पहुंचकर अब नेल्सन को अपने पारंपरिक रीति रिवाजों को साथ युवावस्था में प्रवेश करना था। इसके लिए उसके कबीले के लड़कों को मबासा नदी के तट की यात्रा करनी होती थी। अपने गांव के बड़े बूढ़ों के मार्गदर्शन में वहां उन्हें घास का बना अंगोछा पहनकर अपने पूरे शरीर पर मिट्टी लेप लगाकर वे सब नाचते गाते और कहानियां सुनाते। उनमें से एक वक्ता ने नेल्सन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। उसने सब लड़कों को बताया कि उनके युवावस्था के सपने अधूरे ही रहेंगे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत लोग अपनी ही भूमि पर गुलाम बनकर रह रहे थे और अपनी आज़ादी और अधिकारों से वंचित थे। बहुत वर्षों बाद नेल्सन ने लिखा था कि इन शब्दों पर उस पर छोटी सी उम्र में कितना गहरा प्रभाव पड़ा था। उसने कहा कि उस समय उसके लिए इस विषय में कुछ कर पाना संभव नहीं था, लेकिन ये विचार उसके मन में घर कर गए और इन्हीं विचारों ने संसार के विषय में उसकी परिकल्पनाओं का सृजन किया। नेल्सन ने अपनी शिक्षा फोर्ट हेयर में जारी रखी और शिक्षा के दौरान ही उसने अपने देसी तौर तरीकों से हटना प्रारंभ किया। बजाय अपने दांतों को राख से मांजने के उसने टूथपेस्ट और ब्रश का इस्तेमाल शुरू किया। पतलून पहनना, फ्लश युक्त शौचालय का प्रयोग करना और गर्म पानी के फव्वारे से नहाना, ये सब नई सुविधाएं उसे अच्छी लगने लगी। वह एक अच्छा विद्यार्थी था और परिश्रम से पढ़ाई करता था, लेकिन खेल कूद और नृत्य इत्यादि मनोरंजनों के लिए भी समय निकाल लेता था। फोर्ट हेयर में उसके अंतिम वर्ष में उसे छात्र परिषद के लिए चुना गया, लेकिन 1940 में जब स्कूल के प्रधानाचार्य से उसी किसी विषय पर असहमति हो गई तो वह पढ़ाई पूरी होने से पहले ही फोर्ट हेयर छोड़कर चला गया। वापस बड़े नगर पहुंचने पर एक अप्रत्याशित बात हुई। उसके अभिभावक सरदार ने उसका और उसके बेटे जस्टिस का विवाह तय कर दिया था। हालांकि परिवारजनों द्वारा इस प्रकार शादियां तय किए जाना अफ्रीका का प्रचलन रिवाज था। नेल्सन और जस्टिस ने कुछ ही सोच रखा था। दोनों साथ घर से भागकर जोहान्सबर्ग के महानगर में पहुंचे। नेल्सन का सपना एक वकील बनने का था और सौभाग्य से उसे लेजर सीडलस्की नाम के एक सहानुभूतिपूर्ण गोरे वकील के यहाँ काम मिल गया। वकील साहब के कार्यालय में प्रशिक्षण ग्रहण करने के साथ साथ नेल्सन ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। जोहान्सबर्ग में रहने के दौरान नेल्सन को एक अन्य प्रकार की शिक्षा भी मिली। गांव से आने वाले एक नौजवान किशोर के लिए महानगर का जीवन भीड़ भड़के, मुश्किलों और दुविधा से भरा था और जोहान्सबर्ग में आकर ही नेल्सन ने देखा कि सत्तारूढ़ गोरे अश्वेत अफ्रीकियों से कितना दुर्व्यवहार करते थे। उन्हें केवल नियत स्थानों पर ही रहने की इजाज़त थी। उनके घर बहुत छोटे और बदहाल थे, जिनमें न बिजली पानी था और न गर्म रखने की सुविधा। उन्हें केवल उन्हीं बसों में सवारी करने और उन्हीं भोजनालयों में खाने की अनुमति थी जो केवल अश्वेत अफ्रीकन लोगों के लिए नियत किए गए थे। लेकिन शायद सबसे खराब चीज़ थी पासबुक की प्रणाली। जब कोई अश्वेत किसी नगर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में काम के लिए जाता था तो उसे एक छोटी पासबुक रखने
होती थी। उचित पासबुक साथ न होने पर उन्हें जेल भेजा जा सकता था। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने इस व्यवस्था को रंगभेद का नाम दिया, जिसका अर्थ है अलग रखना। अमेरिका में भी इसी प्रकार की व्यवस्था थी, जिसे सेग्रीगेशन कहा जाता था। अपार्टहाइड के अंतर्गत गोरे और अश्वेत लोगों के लिए एक साथ खाना पीना, घूमना फिरना, खरीदारी करना, एक ही घर में साथ रहना, एक ही स्कूल या गिरजाघर में जाना पूरी तरह वर्जित था। नेल्सन ने यह सब देखा तो धीरे धीरे उसके मन में इस व्यवस्था को बदलने की तीव्र इच्छा जन्म ले लिया। प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद नेल्सन ने जोहान्सबर्ग में काफी तरक्की की। उसके साथ एक अच्छी नौकरी थी और उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। फिर उसकी मुलाकात इवेलिन में से हुई, जो उसके एक मित्र की चचेरी बहन थी, और दोनों में प्रेम हो गया और फिर विवाह भी। उन दोनों से 2 पुत्र हुए। नेल्सन उन सभाओं में जाने लगा जहां लोग अश्वेत लोगों के प्रति गोरों के भेदभावपूर्ण व्यवहार पर अपना रोष प्रकट करते थे। नेल्सन का सपना पूरा हुआ और वह एक वकील बन गया। उसने अपने एक सहयोगी ओलिवर तम्बो के साथ मिलकर 1953 ईस्वी में जोहान्सबर्ग का कानूनी सहायता का एक ऐसा दफ्तर खोला जिसमें केवल अश्वेत वकील थे। जैसे जैसे राजनीति से नेल्सन का जुड़ाव बढ़ता गया, इवेलिन के साथ उसके वैवाहिक संबंधों में दरार आने लगी। तलाक के बाद नेल्सन का परिचय एक सुंदर सामाजिक कार्यकर्ती विनीफ्रेड नामजामो से हुआ। जल्दी ही दोनों में प्रेम हो गया और उन्होंने विवाह कर लिया। उनकी 2 पुत्रियां हुई, जेनी और जिंदगी। नेल्सन अब विरोध सभाओं, हड़तालों और असहयोग आंदोलनों का आयोजन करने लगा था। वह लिबरेशन नामक पत्र के लिए लेख लिखता और फाइटिंग टॉक नामक पत्रिका के संचालन में भी सहयोग करने लगा। उसे उम्मीद थी कि इन गतिविधियों के द्वारा बराबरी का हक पाने के लिए संघर्ष से लोगों का जुड़ाव बढ़ेगा। नेल्सन ने देखा कि पासबुक का मसला और अधिक गहराता जा रहा था। हर वर्ष लाखों अश्वेत दक्षिण अफ्रीकियों को उचित पासबुक साथ न होने के कारण गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया जाता था। कई बार तो लोगों को उनके घर के नज़दीक ही गिरफ्तार कर लिया जाता था, जबकि उनकी पासबुक घर के अंदर मौजूद होती थी। 1960 में रंगभेद विरोधी एक नेता ने एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। उसने अश्वेत लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे जानबूझकर अपनी पासबुक घर छोड़ आएं और गिरफ्तारी दे। जोहान्सबर्ग के निकट शार्पविल नगर में लगभग 15,000 लोग बिना पासबुक के पुलिस स्टेशन के सामने इकट्ठे हो गए। इन निहत्थे पुरुषों और महिलाओं पर पुलिस ने गोली चला दी और 69 लोग मारे गए, जबकि 200 अन्य घायल हो गए। इन लोगों के प्रति अपनी समर्थन जताते हुए नेल्सन ने अपनी पासबुक सार्वजनिक रूप से आग के हवाले कर दी। जल्दी ही नेल्सन मंडेला का नाम बहुतों ने सुना और अधिकांश गोरे लोग उससे नाराज भी थे और भयभीत थे। नेल्सन के कार्यकलाप उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। वे चाहते थे कि अश्वेत लोग उनके वश में रहें और दक्षिण अफ्रीका में सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहे। एक रात जब नेल्सन अच्छी गहरी नींद में सो रहा था, 4 पुलिस वाले उसके घर में घुस आए और उसे पकड़कर जेल खाने ले गए। अपने रंग भेद विरोधी विचारों और गतिविधियों के कारण नेल्सन कई बार जेल गया, लेकिन हर बार वह छूटकर बाहर आ जाता था। परंतु अंततः 1963 में उस पर तोड़फोड़ की कार्यवाही आयोजित करके बिजली घरों व अन्य सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और गोरे सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों का आरोप लगा। ये बहुत गंभीर आरोप है और इसके साबित होने पर नेल्सन को मृत्यु दंड भी मिल सकता था। हालांकि नेल्सन व अन्य लोगों को दोषी जरूर पाया गया, लेकिन उन्हें मौत की सजा नहीं हुई, अपितु उसे आजीवन कारावास का दंड दिया गया। रोबेन द्वीप नाम की यह जेल केप टाउन के निकट थी। नेल्सन को जिस कोठरी में रखा गया था उसमें एक छोटी खिड़की थी जिसमें जेल के आंगन का दृश्य दिखता था। कोठरी की लंबाई से 3 कदम ही थी और वह इतनी छोटी थी कि जब वह लेटता तो उसका सर एक दीवार को छूता और पैर दूसरी दीवार को। दीवारें कम से कम 2 फीट मोटी थी। तब वह केवल 46 वर्ष का था और एक राजनीतिक कैदी के रूप में उसे उस कोठरी में अगले 27 वर्ष तक रहना था। उसे अपनी पत्नी बीनी और दोनों बच्चों
की बहुत याद आती थी। उसके कारावास के दौरान विनी को जोहान्सबर्ग से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी और रात के समय वह सप्ताहांत में उसे घर में ही सीमित रखा जाता था। यदि वह रोबेन द्वीप जाना चाहती थी तो उसे इजाज़त लेनी पड़ती थी। यह एक 150 मील की यात्रा थी और इसमें खर्चा भी बहुत आता था, इसलिए उसे इजाज़त मिल भी जाती तो उसका बार-बार वहाँ जाना संभव नहीं था। नेल्सन को हर 6 महीने में केवल एक आगंतुक से मिलने व केवल एक चिट्ठी पाने की इजाज़त थी। कारावास का जीवन बहुत कठिन था। नेल्सन को चूने की खदान में खुदाई करनी पड़ती थी या फिर प्रतिदिन घंटों पत्थरों को तोड़कर गिट्टी बनानी पड़ती थी। चट्टानों से घिरे इलाकों में सूर्य की तेज रोशनी ने उसकी आंखों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, क्योंकि उसकी धूप के चश्मे की मांग पूरी होते होते 3 साल लग गए। रोबेन द्वीप में किसी भी प्रकार की कोई घड़ियां रखने की परमिशन नहीं थी। कैदियों को समय का अनुमान पहरेदारों की सीटियों या आदेशों से ही लगता था। हालांकि जेल के अफसरों और पहरेदारों ने नेल्सन की इच्छा शक्ति को तोड़ने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वह ऐसा न कर सके। जेल में रहकर भी वह दक्षिण अफ्रीका के असली लोगों की स्वतंत्रता अपने लक्ष्य के लिए काम करता ही रहा। उसने जेल के अन्यायपूर्ण नियमों का और कैदियों को मिलने वाले खराब भोजन का विरोध किया। कैदियों को अपमानित करने के लिए उन्हें पतलून के बजाय छोटे नेकर पहनने के लिए बाध्य किया जाता था, जिसका भी उसने विरोध किया और इस प्रकार वह दूसरे कैदियों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बन गया। जब वह स्वतंत्र था तो वह एक जननायक था और जेल में जाकर भी वह नायक बना रहा। जेल में रहते हुए नेल्सन मंडेला ने देश पर अपना प्रभाव डालना जारी रखा। जो गिने चुने आगंतुक उससे मिलने आते, उसके हौसले, दृढ़ निश्चय और बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रभावित होते। वे सबसे उसके बारे में बातें करते और उसके नाम और संघर्ष की चर्चा दक्षिण अफ्रीका ही नहीं सारे विश्व में होने लगी। अनेक देशों की सरकारें, राजनीतिक दल, अंतर्राष्ट्रीय संगठन व साधारण नागरिक सभी उसकी रिहाई की मांग करने लगे। सरकार को यह महसूस होने लगा कि मंडेला को अब और बंदी बनाए रखना उनके हित में नहीं है। कई बार उन्होंने उससे बात करके कहा कि उसे छोड़ा जा सकता है अगर वह देश से बाहर चले जाने का वादा करे, लेकिन हर बार उसने इनकार कर दिया। उसे कैद से आज़ादी केवल अपनी शर्तों पर ही मंजूर था, वरना वह कारावास में रहने को तैयार था। अब तक रंगभेद की नीति की देश और विदेश में तीव्र भर्त्सना शुरू हो गई थी। दक्षिण अफ्रीका के लोग लगातार इसके विरुद्ध प्रदर्शन करते रहते और हिंसा भी भड़क उठती थी। अन्य देशों ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए और उससे कोई भी सामान खरीदने या बेचने पर रोक लगा दी। रंगभेद नीति की इमारत अब ढहने को तैयार थी। अंततः दक्षिण अफ्रीका सरकार को महसूस होने लगा कि उनके पास नेल्सन को रिहा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विलियम डी क्लर्क ने 1990 में नेल्सन मंडेला को बिना शर्त रिहा कर दिया। 27 वर्षों के लंबे और कटुतापूर्ण अंतराल के बाद आखिर अब नेल्सन मंडेला एक स्वतंत्र व्यक्ति थे। उस सुहावने दिन उसने फिर उन शब्दों को दोहराया जो अपने मुकदमों के दौरान हमेशा कहा करते थे। मैं अपनी आंखों में उस आदर्श लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज का सपना सजाए हूँ, जिसमें सभी नागरिक सौहार्दपूर्वक साथ रहेंगे और सभी को समान अवसर उपलब्ध होंगे। यह एक ऐसा आदर्श है जिसके लिए ही मैं जीवित हूँ और जिसे पाने की आशा रखता हूँ। लेकिन यदि आवश्यकता हुई तो इस आदर्श के लिए मैं प्राण देने को भी तैयार रहूँगा। मंडेला अपनी सरकार और लोगों को यह दिखाना चाहते थे कि इतने साल जेल में रहने के बाद भी वे टूटे और झुके नहीं थे। वे अपनी देश और लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहते थे, खासकर समानता और गोरे और अश्वेत लोगों के बीच सौहार्द के लिए। रिहाई के बाद नेल्सन और राष्ट्रपति डी क्लर्क दोनों को गोरों और अश्वेतों के साथ लाने के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार
से सम्मानित किया गया। 1994 में देश में पहला ऐसा स्वतंत्र चुनाव हुआ जिसमें अंततः दक्षिण अफ्रीका की सभी जातियों को भाग लेने की अनुमति थी। उन्होंने नेल्सन मंडेला को अपने इस नए लोकतांत्रिक देश का राष्ट्रपति चुना और वह दक्षिण अफ्रीका के सर्वप्रथम निर्वाचित अश्वेत राष्ट्राध्यक्ष बने। बहुत से गोरे दक्षिण अफ्रीकी आशंकित थे कि शायद वह उनके साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार करें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मंडेला न तो उन्हें देश से निकालना चाहते थे और न ही उसको अपमानित या पीड़ित करना चाहते थे, जैसा कि गोरों ने अश्वेतों के साथ किया था, बल्कि मंडेला ने एक सच्चे लोकतांत्रिक आदर्श की राह अपनाई, जहां प्रत्येक जाति के स्त्री पुरुष और बच्चे शांति और सौहार्द के साथ मिलकर रहें। 1996 ईस्वी में नेल्सन मंडेला की दूसरी पत्नी से भी तलाक हो गया और मात्र 2 साल बाद ही तीसरी शादी ग्रासा मैचल से 1958 ईस्वी में कर ली, जो मृत्यु पर्यंत साथ रहे। 1999 में जब उन्होंने अपने पद से अवकाश लिया तो वह अपने बचपन के निवास स्थान पुणे चले गए। अपने बीते जीवन पर दृष्टि डालकर उन्होंने कहा था, स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाली एक लंबी राह पर मैं चला हूँ। उन्होंने बड़े हौसले और दृढ़ निश्चय के साथ अपने हजारों गोरे और अश्वेत देशवासियों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें अपने साथ आने का न्योता दिया था। जीवन के 75 वर्ष पूर्ण करने के बाद 5 दिसंबर 2013 ईस्वी को फेफड़ों में संक्रमण हो जाने के कारण नेल्सन मंडेला की हाटन जोहान्सबर्ग स्थित अपने घर में मृत्यु हो गई।
नेल्सन मंडेला के बारे में आपको कैसा लगा हमारा प्रयास, कमेंट अवश्य करें और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। धन्यवाद।